कुछ आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश की अदालतों में एक मामला औसतन 10 सालों तक चलता है। कुछ केसों में तो 2 से 3 या कभी कभी 4 दशकों की सुनवाई के बाद फैसला आता है, मगर अफसोस अक्सर ये फैसले इंसाफ से दूर हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मुंबई के मालेगांव ब्लास्ट मामले में 17 साल तक चली सुनवाई के बाद एनआईए कोर्ट में फैसला तो हुआ, मगर क्या पीड़ितों को न्याय मिला? इस केस में जब पीड़ितों की बात होती है तो उसमें सिर्फ ब्लास्ट में मारे गए और घायल हुए लोग ही शामिल नहीं हैं, बल्कि वो 7 आरोपी भी हैं जिन्हें 17 साल चली सुनवाई के बाद बाइज्जत बरी कर दिया गया। 29 सितंबर 2008 को मुंबई के मालेगांव में हुए बम ब्लास्ट में 6 बेगुनाहों की मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं था। मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत 7 निर्दोष लोगों के जीवन को 17 सालों तक कलंकित और आतंकित करने का दोष किसी पर नहीं मढ़ा जाएगा। 1.5 दशक से ज्यादा चले मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में फैसले के बाद भी पीड़ित क्यों मांग रहे हैं इंसाफ? आज इसी की करेंगे समीक्षा। नमस्कार, मैं हूं समर्थ प्रेंडा। एजेंसियों और स्वतंत्र स्रोतों के मुताबिक साल 1947 से लेकर 2024 तक भारत में करीब 18,000 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं में हर बार धर्म का एंगल ढूंढने की कोशिशें हुई, लेकिन पहली बार साल 2008 में भगवा आतंकवाद शब्द सुर्खियों में आया। महाराष्ट्र के नासिक का मुस्लिम बाहुल्य इलाका मालेगांव 2008 सितंबर में यहां एक भयानक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसमें लियाकत शेख, मुश्ताक यूसुफ, रफीक मुस्तफा समेत 6 लोगों की मौत हो जाती है। साथ ही 100 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। इस हमले का आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर उमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय रहेरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी को बनाया जाता है, जिसके बाद शुरू होती है भगवा आतंकवाद के नैरेटिव की कहानी। कैसे? चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं। शुरू से शुरू करेंगे। इस मामले को समझने के लिए आपको आज से ठीक 17 साल पहले 29 सितंबर 2008 की रात को हुई वो घटना जाननी जरूरी है, जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो रमजान की एक रात थी, करीब 9:30 बजे का वक्त था। नासिक के मालेगांव में नमाजियों की भीड़ थी। रोजा इफ्तार के बाद बड़े पैमाने पर बच्चे और बड़े बाजार घूम रहे थे कि तभी अचानक अंजुमन चौक के पास वाली मस्जिद के करीब एक जोरदार धमाका होता है। मस्जिद के ठीक सामने खड़ी एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल पर रखा बम जोरदार आवाज के साथ फटता है। धमाका इतना तेज था कि आसपास की दुकानें और घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। घायलों का हाल और मृतकों की लाश देख चीख पुकार मची थी। इस हमले में कुल 6 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच हेमंत करकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र एटीएस को सौंपी जाती है। मालेगांव ब्लास्ट में हमले के लिए इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल पूरी जांच के केंद्र में थी। एटीएस को इस बाइक के तार गुजरात और सूरत से जुड़े हुए मिलते हैं। पुलिस की जांच का दायरा महाराष्ट्र के पुणे, नासिक, एमपी की राजधानी भोपाल और इंदौर जैसे शहरों तक पहुंचता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ अहम सुराग जांच एजेंसियों के हाथ लगते हैं, जिसके आधार पर अब गिरफ्तारियों का दौर शुरू होने वाला था। एटीएस की शुरुआती पड़ताल में हमले में इस्तेमाल हुई बाइक एबीवीपी की सदस्य रह चुकी प्रज्ञा ठाकुर के नाम दर्ज मिलती है। ये वही प्रज्ञा ठाकुर हैं जो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी की सांसद चुनी गई थी। बहरहाल जांच का दायरा आगे बढ़ता है, जिसके बाद सेना के अधिकारी रहे कर्नल पुरोहित और सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मामले में हिंदूवादी संगठन अभिनव भारत का नाम आता है।
संगठन से जुड़े सुधाकर द्विवेदी, दयानंद पांडे की भी गिरफ्तारी होती है। उधर एटीएस की चार्जशीट में प्रज्ञा ठाकुर का नाम आने के साथ ही भगवाधारी संत साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी गिरफ्तार कर ली जाती है और यहीं से शुरुआत होती है इस पूरे मामले में भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने की। जहां एक तरफ हमले में शामिल मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर के नाम पाई गई, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नल पुरोहित पर विस्फोटक के इंतजाम करने के आरोप लगे। जनवरी 2009 में एटीएस अपनी पहली चार्जशीट दाखिल करती है। इसमें 11 आरोपियों और 3 वांटेड लोगों का जिक्र किया गया था। एनआईए की चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को मेन एक्यूज्ड यानी मुख्य साजिशकर्ता माना गया। पूरा मामला यूएपीए, आईपीसी और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका की गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ था। हालांकि 31 जुलाई 2009 को एक विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान मामले में मकोका की धाराएं हटा दी गई थी। तब अदालत ने यह माना था कि मकोका की धाराएं लगाने के लिए जांच एजेंसी के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। लेकिन 19 जुलाई 2010 को बंबई हाई कोर्ट ने मकोका की आरोप फिर से बहाल कर दिए। जांच में एटीएस की तरफ से यह दावा किया गया था कि यह विस्फोट हिंदू आतंकवाद का परिणाम है, जिसमें मुसलमानों को टारगेट किया गया है। 13 अप्रैल 2011 को यह केस राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को स्थानांतरित कर दिया जाता है। यहां से मालेगांव ब्लास्ट मामले की जांच में एक नया मोड़ आता है। एनआईए ने जब अपनी जांच शुरू की तो उसने पाया कि अब तक की हुई जांच में कुछ आरोप तो सबूत के आधार पर लगाए गए थे, जबकि बाकी बिना किसी बुनियाद के ही शामिल कर दिए गए थे। लिहाजा एनआईए की जांच में मकोका के आरोपों को हटा दिया गया और यहां तक कहा गया कि एटीएस ने अपनी जांच में कुछ आरोपों को गढ़ा है, दबाव बनाकर कबूलनामा करवाया है। साक्ष्यों के अभाव के चलते एनआईए ने साल 2016 में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को क्लीन चिट दे दी और कोर्ट से प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर से चार्ज हटाने की सिफारिश की। हालांकि अदालत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। सुनवाई आगे बढ़ती है, जिसमें केस में शामिल यूएपीए की धाराओं को भी हटा दिया जाता है। साल 2017 में मामले की मुख्य आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बड़ी राहत मिलती है। स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्हें जमानत देती है। 9 साल बाद प्रज्ञा ठाकुर जेल की कैद से तो मुक्त हो जाती हैं, लेकिन वो अभी भी आरोप मुक्त नहीं हुई। धीरे धीरे कर बाकी आरोपी भी जमानत पर रिहा कर दिए जाते हैं। साल 2019 में बीजेपी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से लोकसभा चुनाव का टिकट देती है, जिसमें प्रज्ञा भारी समर्थन के साथ जीतकर संसद पहुंचती हैं। ये चुनाव प्रज्ञा उन्हीं दिग्विजय सिंह को हराती हैं जो भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करने वाले नेताओं में शामिल थे। साल 2018 में 7 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए, जिनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे। इसके बाद 5 साल तक यानी 2018 से लेकर 2023 तक अभियोजन पक्ष ने कुल 323 गवाहों से पूछताछ की। इस दौरान 40 गवाह अपने पूर्व में दिए गए बयानों से पलट गए। इसी साल यानी 2025 की अप्रैल में अंतिम बहस के साथ ही अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और फिर आता है 31 जुलाई 2025 का दिन। वो दिन था जिसने 17 साल बाद 7 लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदलने का काम किया। 31 जुलाई को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव मामले में फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को पुख्ता सबूत नहीं होने के आधार पर बरी कर दिया। इस बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कुछ बहुत अहम बातें कही। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा बिना किसी साक्ष्य के एक मजबूत कहानी गढ़ी गई और सिर्फ शक के आधार पर यह कार्रवाई की गई। अदालत ने कहा कि सरकारी पक्ष यह तो साबित कर सका कि बम विस्फोट हुआ था, लेकिन यह सिद्ध नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल पर ही लगाया गया था। चार्जशीट में यह दावा किया गया था कि विस्फोटक के लिए कर्नल पुरोहित कश्मीर से आरडीएक्स लेकर आए थे, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। साथ ही यह भी साबित नहीं हो सका कि उन्होंने अपने घर पर ही बम तैयार किया था। मोटरसाइकिल मस्जिद कैसे पहुंची, इसके भी ठोस साक्ष्य नहीं मिले। यह कहा गया कि हमले की साजिश रचने के लिए इंदौर, उज्जैन और नासिक जैसे शहरों में आरोपियों के बीच बैठकें हुई।
लेकिन ऐसी बैठकों का कोई विश्वसनीय प्रमाण अदालत में पेश नहीं किया जा सका। अभिनव भारत मामले में कर्नल पुरोहित और बाकी आरोपियों के बीच वित्तीय लेन देन के प्रमाण तो मिले, लेकिन यह पैसा आतंकी गतिविधि में शामिल हुआ हो इसका सबूत नहीं मिला। कुल मिलाकर अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष मालेगांव ब्लास्ट मामले में विश्वसनीय और ठोस सबूत पेश नहीं कर सका, जिसके चलते आरोपियों को दोषी ठहराने का पर्याप्त कानूनी आधार नहीं है, लिहाजा सभी को दोष मुक्त किया जाता है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने माना यह गंभीर अपराध था, लेकिन फैसला सुनाने के लिए कोर्ट को ठोस और निर्विवाद प्रमाण की जरूरत होती है। इतना हाई प्रोफाइल मामला जिसकी जांच में राज्य से लेकर केंद्रीय एजेंसियां तक शामिल थी, आरोपियों के खिलाफ कोई एक भी ठोस साक्ष्य इकट्ठा नहीं कर पाई। आखिर क्यों? एनआईए कोर्ट के फैसले से नाखुश लोगों का कहना है कि एजेंसियों ने मामले में आरोपियों के खिलाफ ठीक से पहले तो जांच नहीं की और फिर अदालत में केस भी मजबूती से नहीं लड़ा गया। यह आरोप कितने सही हैं? जिस वक्त घटना घटी तब राज्य या केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं थी, जिस पर यह आरोप लगाया जा सके कि विचारधारा के आधार पर उसने आरोपियों को बचाने की कोशिश की। मालेगांव ब्लास्ट के समय महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन सरकार चल रही थी, जिसके सीएम विलासराव देशमुख थे। वहीं केंद्र में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी, जिसके डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। जांच में लापरवाही फिर क्यों हुई? मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी माना कि घटनास्थल का पंचनामा भी सही तरीके से नहीं किया गया था। वहां बैरिकेडिंग नहीं थी, साथ ही फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सही नहीं थी। मतलब ये या तो इस घटना की शुरुआती जांच में घंघोर लापरवाही बरती गई या फिर मामले को कोई और ही रंग देने की कोशिश हुई। एनआईए कोर्ट के फैसले का बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने न सिर्फ खुलकर स्वागत किया, बल्कि इस घटना को आधार बनाकर हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने के कांग्रेस पर आरोप भी लगाए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे विशुद्ध वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस की साजिश कहा। उन्होंने कहा कि हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का कांग्रेस का जो षड्यंत्र था वो आज ध्वस्त हो गया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले कर्नल पुरोहित पर झूठे आरोप लगाए गए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर ब्लास्ट में अपनी मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा। उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि उसके बाद वो चल भी नहीं सकती थी। फैसले के बाद बम धमाके के आरोपों से बरी होने पर बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मेरा जीवन बर्बाद कर दिया गया, मुझे अपमानित किया गया, आतंकी कहा गया। वहीं फैसले पर बोलते हुए एमपी के पूर्व सीएम उमा भारती ने बताया कि प्रज्ञा ठाकुर को नासिक जेल में बहुत प्रताड़ित किया गया। जब उमा भारती प्रज्ञा ठाकुर से मिली तो वो खूब रोई। जेल में जो व्यवहार प्रज्ञा ठाकुर के साथ हो रहा था वो किसी भी महिला के लिए सहन करना बहुत मुश्किल था। आक्रोशित होकर उमा भारती पूछती हैं कि पी चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी और समाजवादी नेताओं को क्या सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने भगवा आतंक शब्द को स्थापित करने की कोशिश की। जिस रात मालेगांव में बम धमाका हुआ था उस वक्त वहां लियाकत शेख की 10 साल की बच्ची शगुफ्ता बड़ा पाव लेने हुक्कू चौक गई थी। मासूम शगुफ्ता ये नहीं जानती थी कि चंद ही पलों में एक धमाका उसकी जिंदगी लील देगा। बम ब्लास्ट में लियाकत शेख अपनी बच्ची को हमेशा के लिए खो देते हैं। इन 17 सालों में हर रोज अपनी बेटी की तस्वीर कलेजे से लगाए लियाकत शेख और उनकी पत्नी इंसाफ की राह देख रहे थे, लेकिन उनका इंतजार फैसला आने के बाद भी जारी है। मृतकों में से एक सैयद अजहर सैयद निसार के पिता का कहना है कि हमले के 17 साल बाद भी उनके साथ न्याय नहीं हुआ। मालेगांव ब्लास्ट मामला इस लिहाज से बड़ा अजीब है कि इसमें पीड़ितों के साथ साथ आरोपियों के साथ भी नाइंसाफी हुई है। एनआईए कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालतों में चुनौती देने की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल अगर इस फैसले को आधार बनाकर विश्लेषण करें तो इस केस के मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और समीर कुलकर्णी लगभग 9 साल तक जेल में रहे हैं, जबकि अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तारी के बाद जेल में अच्छा खासा समय गुजारना पड़ा। किसी सामान्य व्यक्ति के लिए एक दिन भी जेल की रोटी खाना आसान नहीं होता। सोचिए 9 साल तक कोई निर्दोष शख्स जेल में रहे।
9 साल का मतलब करीब 3285 दिन। निर्दोष होते हुए भी उसके जीवन का एक बड़ा हिस्सा कैद में निकल जाए, साथ ही 17 साल तक आतंकी होने के कलंक के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। ठीक इसी तरह धमाकों में अपनों को खोने का दर्द, फिर इंसाफ का ना खत्म होने वाला इंतजार। बम धमाकों के पीड़ितों का कष्ट समझने के लिए आपको बहुत अधिक संवेदनशील होने की जरूरत नहीं है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पुलिस, जांच एजेंसियां, कांग्रेस, बीजेपी या बाकी के राजनीतिक दल, या फिर हमारे देश में होने वाली धर्म प्रधान राजनीति? क्या इन बम धमाकों और फिर इसकी जांच के जरिए वाकई में एक खास नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश हुई है, जिसकी वजह से ही आज भी पीड़ित न्याय की बांट जो रहे हैं? अगर किसी घटना की जांच का मकसद असल गुनहगारों को सजा देने के बजाय कुछ और होता है, तो फिर परिणति यही होती है। मामले में फैसला सुनाते हुए एनआईए अदालत ने आरोपियों को बरी तो किया, साथ ही यह भी कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर ये सच है तो फिर भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ने वालों को क्या कहा जाएगा? जब पुलवामा में धर्म पूछकर गोली मारने वालों का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर मालेगांव हमले में धर्म वाला एंगल ढूंढने की कोशिशें क्यों हुई? अगर ये कोशिशें ना होती तो शायद आज पीड़ितों को इंसाफ मिल गया होता। इससे एक चीज तो साफ समझ में आती है कि धर्म और राजनीति का कॉकटेल समाज का बहुत बुरा करता है। यह सच है कि धर्म और राजनीति का मिलन समाज को बांटता है। धार्मिक कट्टरता और संप्रदायवाद राजनीति में घातक सिद्ध होते हैं, मगर हमारे देश में ये गठजोड़ सियासत का मुख्य आधार है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता। जवाब में कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी कहती हैं कि वो ये मानने को तैयार नहीं कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। मतलब ये कि हमारे राजनेताओं की नजर में आतंक का धर्म होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि धर्म मानवता है, लेकिन जब वो राजनीति से जुड़ता है तो विकृत हो जाता है। इस उम्मीद के साथ कि मालेगांव हमले के पीड़ितों के इंसाफ का इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा, हम आज की समीक्षा का समापन करेंगे। कल बारी किसी और ज्वलनशील मुद्दे की समीक्षा की होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।